Hello everyone, welcome to CUET YouTube channel and warm welcome to today class. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट पार्ट नंबर 3। आज की क्लास में क्या क्या कवर होने वाला है वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। उससे पहले आई होप दैट आई एम कम्प्लीटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास एवरीवन। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, एजियोट्रॉप मिक्सचर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, उसके आगे मैक्सिमम और मिनिमम वाला हम करेंगे। देन कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन द वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉन्ट हाफ फैक्टर। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर सॉल्यूशन के वो आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप दैट यू आर रेडी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एवरीवन। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एज हमने पहले डिस्कस किया था कि एजियोट्रॉप वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट उनका सेम होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे वो बॉइल होते हैं। एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज अ बाइनरी मिक्सचर, दैट मीन्स 2 और मोर देन 2 कंपाउंड जिसमें प्रेजेंट हो, दैट बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर at a given pressure and shows the same concentration and composition in both the liquid and the vapor phase। यानी कि जब भी हम किसी लिक्विड को बच्चों बॉईल करते हैं, दैट मीन्स लिक्विड स्टेट इज कन्वर्टिंग इनटू गैसियस स्टेट, राइट। तो वहां पे सेम कंपोजिशन अगर हमें दिखाई देती है ना, बाइनरी मिक्सचर का मतलब है दो उसके अंदर प्रेजेंट हो, और एजियोट्रॉप में ये भी आपको दिखाई दे सकता है कि दो से ज्यादा भी प्रेजेंट हो, राइट। देन एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन एंड टोलुइन जो है वो सुटेबल एजियोट्रॉप्स बनाते हैं जब उन्हें पानी के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। नाउ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में दो टाइप के मिक्सचर हम फर्दर पढ़ेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है एवरीवन? The boiling point of this azeotrope lower than the boiling point of its constituent। यानी कि सपोज A और B और ये दोनों मिलके बनाते हैं एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनसे कम है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट के पर्सनल इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम है, इसीलिए हम इसे मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। समझ में आया? This solution exhibit large positive deviation from the Raoult's law से पॉजिटिव डेरिवेशन दिखाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एथेनॉल बॉयल होता है एट 78.4 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम इनको मिक्स करते हैं आपस में, जब हम इनका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं तो वो बॉईल होता है एट 78.4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, जो कि क्या है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट से लोअर है। इसी तरह अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो जस्ट ऑपोजिट ऑफ मिनिमम, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एजियोट्रॉप हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि वो क्या होगा, अगर ए और बी आपस में मिलके बनाते हैं एक मिक्सचर जिसे हम बोल रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बच्चों, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इनके पर्सनल इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा, इसे बोलते हैं मैक्सिमम। अब यहाँ पे जो डेविएशन होता है वो है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस, आइडियल कंडीशंस। एग्जाम्पल देखो, अगर आप HCl को बॉईल करते हो कितने पे, -80.4 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों ये बॉईल होता है, ठीक है, 84 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल होता है, डैश है यहाँ पे, वेट, कितना है बॉइलिंग पॉइंट इसका, 84 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। पानी बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जब हम इनको मिक्स कर देते हैं HCl प्लस H2O का एजियोट्रॉप बनाते हैं तो वो बॉईल होता है 110 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है इसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, इसे कहते हैं मैक्सिमम, और ये है बच्चों मिनिमम, राइट, क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिजेटिव बोलो या कॉलिगेटिव बोलो, कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? तो सच प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट,
उन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन जो डिपेंड करती ओनली ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, उस साइज के सैंपल पे डिपेंड करती है, उन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। द 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, elevation in the boiling point, depression in the freezing point and osmotic pressure। अब ये क्या है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, फॉर अप्लाइंग द फॉर्मूले ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, वो कंडीशंस हमें पता होना चाहिए कि ये सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा, और हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि हम सॉल्यूशन कैसे बनाएं कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करे। तो इसके लिए हमें क्या हमारे माइंड में रखना है, द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट यानी कि उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, वेरी लेस। नाउ सॉल्यूट शुड बी नॉन वॉलेटाइल, जो सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं, जो सॉल्यूट हम ले रहे हैं, हम जानते हैं दैट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप जो सॉल्यूट हम ले रहे हैं दैट शुड बी नॉन वॉलेटाइल। एवरीवन, नॉन वॉलेटाइल मीन्स that cannot be converted into gaseous molecule, it cannot be evaporated, नॉन वॉलेटाइल, ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जब आप इसे हीट दोगे, ये सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो गैसेस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होंगे, एवेपोरेट नहीं होंगे, इसे बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। दिस सॉल्यूट डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूट आप ले रहे हो वो डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं दिखाना चाहिए। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस। नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनना आपको। पहली बात, आपने एक बीकर लिया है, उसमें आपने प्योर सॉल्वेंट डाला हुआ है, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट, यू कैन सी हियर ब्लू डॉट्स। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो लिक्विड स्टेट है सॉल्वेंट की, और यहाँ पे आपको गैसियस मॉलिक्यूल दिख रहे हैं सॉल्वेंट के, यानी ये सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल है, ये एवोपरेट हो सकता है। तो ये सॉल्वेंट का वेपर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये वेपर्स एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं हमारे सॉल्वेंट की लिक्विड सरफेस पे, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो हमारा लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर और जब एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर इक्वल होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमारा लिक्विड बॉइल करना कब शुरू करता है, जब दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाता है। द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, राइट। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही लिक्विड में प्रेजेंट है और गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो प्रेशर ड्यू टू द वेपर पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वी आर एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रहा है दैट वी कॉल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और हम इसे P नॉट से शो करते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नाउ अगर हम इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं बच्चों, सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो दिस इज द सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्रेजेंट है। और आप जानते हो कि सॉल्यूट कैसा है आपका, नॉन वॉलेटाइल। इसका मतलब कि ये सॉल्यूट वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब आप इसे ही आपको क्लोज किया हुआ है आपने, अब आप इसे या आप इसे ओपन छोड़ रहे हो, इसमें हीट दे रहे हो, तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं।
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन सॉल्यूट उतना ही, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में, लिक्विड में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका भी कोई ना कोई वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है। अब वेपर प्रेशर आप समझ चुके हो। अब आपको एक टर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। इसका मतलब एवरीवन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is always lower than the vapor pressure of pure solvent. क्या बोला मैंने? That vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is always less than the vapor pressure of the pure solvent. इसका vapor pressure कम हो जाता है इससे, इसे बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। लॉरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो गया ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब कम कैसे हो गया? अब आप देख रहोगे यहाँ पे कि ये जो सरफेस आपको दिख रही है एवरीवन, इस सरफेस पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम हो चुके हैं, बिकॉज सॉल्यूट इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, बट सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट कन्वर्टिंग इनटू द gaseous state. They present at the surface in the liquid state. So the number of particles which are creating the vapor pressure, that decreases. समझ में आया? The number of particles that creating vapor pressure, that decreases. तो इसका मतलब कि यहाँ पे vapor pressure कम है क्योंकि number of molecules कम है गैस के। इधर ज़्यादा है, ज़्यादा solvent molecule surface पे, ज़्यादा molecule gaseous state में, ज़्यादा vapor pressure। यहाँ पे at the surface less amount of solvent molecule, so that's why they are converting into the gaseous molecule, that is also गेटिंग यहाँ पे कम हो रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसे बोलते हैं लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। नाउ रॉल्स लॉ हमें क्या बोलता है? रॉल्स लॉ बोलता है दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर and the mole fraction of that component. It means that pressure of the solution is equal to vapor pressure, mole fraction of component dot pure vapor pressure of the solvent. Okay, so we can also write it like this. This is the total pressure, pure, okay, solution vapor pressure. So we can write it like this also, and we can write it like this also. This is the pure solvent vapor pressure, this is the vapor pressure of the solution, and this is mole fraction of solute A. Mole fraction of solute A. So everyone, if we have two solute in a system, if we have a beaker and we have two solute A and B in the pure solvent, the pure solvent vapor pressure is P naught, and after making this solution the vapor pressure we getting PS. So can I write like this, that mole fraction of component A dot P naught. If we talk about B solutes, the mole fraction of B dot P dot. Okay, that is our Raoult's law. So lowering in the vapor pressure, everyone, that suppose this is the, what is the lowering in vapor pressure? How I will write it? This is the vapor pressure of pure solvent. This is the vapor pressure of pure solvent, or you can also write it like this in the subscript here. Okay, and the vapor pressure of the solution is PS. Vapor pressure of the solution is PS. So what I will write here, that lowering in the vapor pressure is P minus PS, P naught minus PS, or you can also write it P minus PS. That is the lowering in the vapor pressure. And relative lowering means that lowering in the vapor pressure with respect to
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। समझ में आया? lowering in the vapor pressure relative to the vapor pressure of the pure solvent is known as relative lowering of the vapor pressure. So यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूलाज इसके लिए निकालेंगे कैलकुलेशन में जो काम आते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता ही चुकी हूँ, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, किसका वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एवरीवन डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स of the solvent present at the time of surface that is proportional to mole fraction. यानी कि we can say that the pressure of the vapor pressure of the solution is proportional to mole fraction of the component. Mole fraction of the component. तो यहाँ पे अगर मैं mole fraction की बात करती हूँ तो can I write it like this, that PS is equals to K constant, and that is n number of mole of solvent upon number of mole of solute plus number of mole of solvent. That is how the mole fraction we can write, right? Now, in case of pure solvent, number of moles 0. Hence, we can write here that if there is a pure solvent, so number of moles of solute is 0. Number of moles of solute is 0 because there is no solute, only solvent present in this. तो उस केस में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा बच्चों, 1, जब हम इसको निकालेंगे। और वेपर प्रेशर हम जानते हैं, तो अगर हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे आता है दैट पी एस इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या है, ध्यान से देखो, जब हमने फॉर्मूला बनाया तो ये था एक्स ए, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आ जाता है पी नॉट, प्योर सॉल्वेंट वाला। मोल फ्रैक्शन को खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा, दैट एन इंटू एन अपॉन एन प्लस एन। एन क्या हो जाएगा 0, बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो भी कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा P माइनस पी एस अपॉन पी। ये P कैसा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज आवर फॉर्मूला, ओके। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन इज इक्वल्स टू विच, और वी कैन से दैट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। और अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो कैसे निकालूंगी, दैट मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। यही फॉर्मूला होता है, ओके। तो ये दो फॉर्मूले हमें मिल गए। जब हम इसकी वैल्यूज बच्चों उस पिछले वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये वाला फॉर्मूला था, इसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर दो, दैट स्मॉल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। ये सब हम सॉल्यूट के लिए ले रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए सब कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो ये वैल्यूज जब हम वहां पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज P माइनस पी एस इज इक्वल्स टू P स्मॉल w इंटू एम अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, इससे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल्स में ये काम आता है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता है, अब देखो एक चीज बताओ मुझे, ये एक बीकर है, ठीक है, एक ये बीकर है, इसके अंदर आपका प्रेजेंट है प्योर सॉल्वेंट। क्या प्रेजेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और उसका वेपर प्रेशर P या P नॉट, इसको आप ऐसे तीनों तरीके से लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और इसका एक बॉइलिंग पॉइंट है TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ओके। अब एवरीवन, अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ, ऐड सॉल्यूट,
कैसा सॉल्यूट है? नॉन वॉलेटाइल है मैम, नॉन वॉलेटाइल, जो कि गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो जब आप इसमें सॉल्यूट ऐड करते हो तो यहाँ पे आपका क्या मिलता है? आपको मिलता है सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज PS और PS। और इसका भी एक बॉइलिंग पॉइंट है जिसे हमने बोला TBS, या इसको सिंपल TB भी आप लिख सकते हो। अब आपसे मैं पूछ रही हूं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? अब बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाते हैं। एवरीवन, यहाँ पर सपोज यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, TB नॉट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड बॉईल हो रहा है, आपने इसमें ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब कि हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए और बॉइलिंग पॉइंट हमको मिले। यानी कि वेपर प्रेशर कम हो गया, तो वेपर प्रेशर कम हो गया तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं आ रहा है, और ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा, और ज्यादा टेम्परेचर आपको लगेगा टू बॉईल द लिक्विड और सॉल्यूशन। इसका मतलब कि वेपर प्रेशर कम हो गया लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इसे ही कहते हैं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, दैट बिकम्स ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होता है? अगर मैं बोलूं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से, दैट इज इक्वल्स टू TBS माइनस TB नॉट। ओके, अब देखो यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको भी समझाई। T माइनस TB इज इक्वल्स टू डेल्टा T। ओके, नाउ तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट का सॉल्यूशन है वो बढ़ गया है। यहाँ पर TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, सॉल्यूशन उसका किसका बढ़ जाएगा? सॉल्यूशन का। तो ये T है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो T that TB डेल्टा TB एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, यानी कि ये सॉल्यूशन है और ये प्योर सॉल्वेंट है। अब बच्चों आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ को समझते हैं। एवरीवन, यहाँ पर इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, वो हम पहले आगे बता ही चुके हो। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB नॉट माइनस TBS माइनस TB नॉट, और आप इसको TB माइनस TB भी लिख सकते हो, और आप इसको TB, हाँ मतलब इतना ही बहुत है, ठीक है। नाउ एक ग्राफ को समझते हैं। एक ग्राफ है, यहाँ पे है वेपर प्रेशर और यहाँ है टेम्परेचर इन द केल्विन। जब ये हमारा, और हमने यहाँ पे लिया है प्योर सॉल्वेंट, तो हमारा सॉल्वेंट है इधर ए हमारा क्या है बच्चों? सॉल्वेंट। तो जब हम सॉल्वेंट को क्या करते हैं, टेम्परेचर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन या लेते हैं, या ऐसे बोलो यहाँ से जाएंगे, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा वेपर प्रेशर। तो हमें ये है P और 1 atm, यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पॉइंट पे, तो यहाँ तक लेके जाना है ताकि क्या मिल जाए? बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम बढ़ाते हैं, देखते 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 यहाँ पे जाके हमारा क्या बन जाता है? यहाँ पे पहुँचते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब हमने इसमें मिलाया सॉल्यूट, जब हमने इसमें एक सॉल्यूट मिलाया B, एक मिलाया C, तो जब हमने B सॉल्यूट मिलाया तो क्या हुआ? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया।
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो ये जाके जो ग्राफ है ये जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। आप देख सकते हो दैट दिस प्रेशर इज ग्रेटर। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे? सॉल्वेंट से, ये हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ द सॉल्यूशन 1, फिर जब हमने दूसरा ऐड किया तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन 3। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो, वेपर प्रेशर कम हो जाता है जब आप सॉल्यूट ऐड करते हो। देखो ये रहा वेपर प्रेशर, कम है ना वेपर प्रेशर। ये P1 कब है? जब आपने इसमें सॉल्यूट ऐड करा है। ओके, नाउ एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास। कैसे डिटरमाइन करेंगे एवरीवन? द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ठीक है, ये होता है। तो जब आप डेल्टा TB इक्वल हटाओगे तो आ जाएगा KB इंटू मोलालिटी। क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द 1 kg ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स दिस, इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। यही होता है मोलालिटी। अब इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। KB आपको दिया हुआ होगा, नहीं तो KB भी निकाल सकते हो, डेल्टा T भी निकाल सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू अप्लाई। ओके, अब KB जो होता है इसे बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं KB को बच्चों? KB एक कांस्टेंट है जिसे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोला जाता है, एब्यूली स्कोपियो कांस्टेंट बोला जाता है और एलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, KB का एक फॉर्मूला बनता है, दैट इज दिस वन। एक कैरेक्टरिस्टिक KB is a characteristic of a particular solvent use and it can be calculated from thermodynamically derived relationship। ये हमने thermodynamics से derive किए, derivation is not important, this formula is important, that is KB is equals to RTB square upon 1000 into LV। क्या है ये सब यहाँ पे? R is the gas constant, TB is the solution boiling point of solvent and LV is the molar latent heat of vaporization, molar latent heat of vaporization। क्योंकि हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो बॉइलिंग जब किसी लिक्विड को बॉइल करते हैं तो वेपराइज होता है। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ KB। आपको ये यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या होता है एवरीवन? दैट फ्रीजिंग पॉइंट, जब आप किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। जैसे कि हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया, लेकिन वेपर कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और कम वेपर्स पे ही वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन, लिक्विड स्टेट का सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना ही फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग कहलाता है, राइट। तो देखो एवरीवन, freezing point depression lowers the freezing point of a liquid when other substances dissolve in it, और डेल्टा TF इज इक्वल्स टू हो जाता है, इस प्रोपोर्शनल टू हो जाता है मोलालिटी, सेम मोलालिटी नंबर मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो जब हम ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आ जाएगा KF.M। KF है मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता है ये, और यहाँ पर वांटर फैक्टर I भी लिखा हुआ है। जब हम आगे पढ़ेंगे अभी तो आप देखोगे कि वांटर फैक्टर से सब सारी कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक ये भी फॉर्मूला आप पढ़ोगे, दैट I इज इंटू KF इंटू मोलालिटी। ओके, अब देखो यहाँ पे था प्योर वाटर H2O, आपको दिख रहा है, दिस इज H2O, और इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, TF नॉट, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया सॉल्ट। अब ये वाटर प्लस सॉल्ट है,
पानी प्लस NaCl हमने ऐड किया। जब हमने इसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट किया तो हमें ये मिला, यानी कि इससे कम मिला। तो डेल्टा TF हमको मिला, दैट इज द डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बोथ सॉल्यूशन। तो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा TF इज इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। ओके, दैट इज द फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें प्योर सॉल्वेंट की, तो बच्चों ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है और ये इस टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होता है। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जब आप इसमें सॉल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्यूट का फ्रीजिंग पॉइंट आता है डी पॉइंट पे, जो है कि TF। अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है आप देख सकते हो कम हो गया है, कम हो गया ना, यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट था, अब इससे भी कम हो गया, इसे बोलते हैं कमी, डिप्रेशन यानी कमी इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब इस फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा है दैट डेल्टा TF इज चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के F, M इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड I इज द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह दिखाई देगा, आपके काम आएगा। नाउ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, द फिनोमिनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है इसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सॉरी, देखो ये एक बीकर आपको दिख रहा है, इसके बीच में बच्चों हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली है, SPM जिसे हम कहते हैं। अब SPM का काम होता है कि वो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास होने देती है। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन मूव थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इसका फंक्शन है। अब ये जो SPM हमने लगाई है, हमने यहाँ पे क्या किया, सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, इसके दोनों तरफ हमने एक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। अब यहाँ पे एक तरफ के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट, और इसके अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। यहाँ पे हाई सॉल्वेंट यानी कि दिस इज सॉल्यूट के पर्पज से, सॉल्यूट के पर्पज से ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट नहीं है, सॉल्वेंट ज्यादा है। यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, यानी यहाँ सॉल्यूट ज्यादा है। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हम सिर्फ क्या कर देखते हैं, दैट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सो ऑस्मोसिस होता क्या है, द मूवमेंट ऑफ solvent molecule from high concentration of solvent to low concentration of solvent molecule. यानी कि osmosis is a process in which the high concentration of the solvent molecule, there is a flow of the concentration of the solvent molecule from high to the low, high to the low। तो यानी कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस साइड में मूव करेंगे। किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, मूवमेंट होगा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर? तो जब भी ऑस्मोसिस आता है, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट यू हैव टू चेक द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज टुवर्ड्स देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है? So the phenomenon of the flow of solvent through a SPM is known as osmosis. बताया अभी यही हमने। Osmosis can also takes place between the solution of different concentrations. अलग अलग concentration में flow होता है। The solvent molecule move from the less concentrated solution to a more concentrated solution. यानी कि ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के उस बारे में लिखा हुआ है कि सॉल्यूट की लेस कंसंट्रेशन से सॉल्यूट की हायर कंसंट्रेशन में मूव करता है। इसका मतलब सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के
लोअर कंसंट्रेशन पे। तो आप लोग एवरीवन एक चीज याद रखो, दोनों याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऑस्मोसिस के बारे में हमेशा ऐसे याद रखो कि सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन टू सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। और अगर सॉल्यूट के लिए देखें तो सॉल्यूट की जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन इज ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन टू सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन इज ऑस्मोसिस। लेकिन अब ये मूव कौन कर रहा है? मूव सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कर रहे हैं, इसलिए हम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ध्यान में रखेंगे। ओके, अब दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो अपनी हाई टू लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोगों ने कभी कोई स्प्रे या बोल सकते हो परफ्यूम हमने यूज़ किया है, हम रूम के एक कोने में खड़े होकर अगर आप लोग स्प्रे करोगे, आप विद इन द सेकेंड्स कंप्लीट पूरे रूम में स्मेल हो जाती है, पूरे रूम में या बोलते हैं फ्रेग्रेंस आ जाती है, आती है ना। उसका रीज़न है डिफ्यूज़न। आपने एक कोने में खड़े होकर जैसे ही स्प्रे किया तो उस एरिया में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, है ना। अभी हमारा जो स्प्रे किया है सॉल्यूट है तो वो ज़्यादा थी, जैसे ही थोड़ी देर में क्या हो गया? डिफ्यूज हो गई, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सब जगह फैल गई, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों? ऑस्मोसिस होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, क्लियर? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द मिनिमम प्रेशर टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो रहा है, सॉल्वेंट हायर टू लोअर में जा रहे हैं और सॉल्यूट की लो कंसंट्रेशन से हाई में जा रहे हैं। हमें रोकना है ऑस्मोसिस, तो हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल एक प्रेशर अप्लाई करेंगे जिससे वो प्रोसेस रुक जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, अब ये देखो, ये एक हमारी एसपीएम मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन में, यहाँ सॉल्यूट मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन में है। ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है वो हमेशा हायर टू लो में होता है। अब ये तो क्या है? सॉल्वेंट की हायर कंसंट्रेशन, और ये क्या है? सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ आएगा बच्चों? सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ आया तो देखो इसका लेवल बढ़ गया, इसका कम हो गया। तो फिर क्या करेंगे हम? ऐसे तो बढ़ता रहेगा तो ये तो बाहर निकल जाएगा। तो हम इस पे एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे ऑस्मोसिक जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस वो रुक जाए। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर आई। वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर आई एक्चुअली क्या होता है? दैट ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन इसके बारे में डिसाइड बताता है, यानी कि नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज एक्चुअल आई, वांट ऑफ फैक्टर। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने सुक्रोज को डिसॉल्व किया है वाटर में, तो नंबर ऑफ आयंस में क्या चेंज आया? सुक्रोज आयंस में टूटती नहीं है, इसलिए वांट ऑफ फैक्टर क्या रहेगा? आई। अगर हम NaCl लेते हैं, NaCl Na+ और आयन Cl- आयन में टूट जाता है तो हमें 2 आयन यहाँ मिलते हैं, तो वांट ऑफ फैक्टर हो जाता है आई, डिसोसिएशन चल रहा है। इसी तरह CaCl2 को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो वो चेंज होता है एक Ca2+ में और 2 Cl- में, यानी आई क्या हो जाता है? 3। ओके, नाउ colligative properties depends upon the number of particles, as we know this। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स पे डिपेंड करती है।
इफ द सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। सपोज आपने एक बीकर में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है, अब हो सकता है वो आपस में जुड़ जाए और हो सकता है वो टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, तो क्या कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा? आप बोलोगे यस मैम बिल्कुल आएगा, क्योंकि कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स। अगर नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल चेंज होंगे तो कॉलिजेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इस चीज को हम किस तरीके से बताते हैं? वी एक्सप्रेस दिस थिंग बाय द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आपको जो मोलर मास है वो डिफरेंट मिलेगा, जैसा आपने सोचा था वो मोलर मास नहीं मिलेगा, इसे बोलेंगे अबनॉर्मल मोलर मास। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस ए करेक्शन फैक्टर आई विच इज डिफाइंड एज आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिजेटिव इफेक्ट अपॉन नॉर्मल कॉलिजेटिव इफेक्ट। यानी कि ऑब्जर्व्ड, जो हमने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया, चाहे वो मोलर मास हो चाहे कुछ भी हो, अपॉन जो नॉर्मल हमने कैलकुलेट किया, यानी ऑब्जर्वेशन अपॉन कैलकुलेशन। Since colligative properties are inversely proportional to the molecular mass of the solute, अब ये तो molecular mass के inversely proportional होते हैं, तो molecular mass और ये क्या हो जाएगा आपस में inversely proportional। तो एक ये फॉर्मूला मिलेगा, एक ये फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ याद ये रखना है बच्चों that colligative property inversely proportional to the molecular mass or molar mass of the solute। ओके, अब abnormal molar mass जो हमें मिला दो रीजन से, या तो एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल या डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो अगर हम देखें कि एसोसिएशन डिसोसिएशन होता क्या है, पहले तो ये समझो। एसोसिएशन द यूनियन ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स टू फॉर्म वन यूनिट, यानी कि एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना और डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? टूटना, सेपरेट होना। यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े तो एसोसिएशन, एक मॉलिक्यूल टूट गया, दो मॉलिक्यूल्स दो आयंस में किसी में भी, तो उसे बोलते हैं डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्लियर। ना वॉन्ट ऑफ फैक्टर की हम निकालते हैं एसोसिएटेड रिएक्शन के लिए। सपोज एक रिएक्शन है जिसमें एन मॉलिक्यूल ए के एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और वो एसोसिएट होके बना रहे हैं ए एन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन लेट ए अल्फा, यहाँ पे अल्फा हम इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो नंबर ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एसोसिएटेड मोल 1 माइनस अल्फा, अल्फा पूरी थी, आफ्टर द रिएक्शन कितने बचे? तो 1 में से कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। ठीक है, तो ये हमें एक फॉर्मूला मिलता है, I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। तो ये जो I है, ये इसकी जो वैल्यू है एसोसिएशन के लिए, इसकी वैल्यू हो जाती है लेस देन 1। क्यों हो जाती है लेस देन 1? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने सपोज 1 मोल मॉलिक्यूल लिया था, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लिया था, एसोसिएट होके वो 1 से तो कम ही हो जाएगा ना, इसलिए वैल्यू हमेशा लेस देन 1 हो जाती है। जब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो इसके लिए वॉन्ट फैक्टर की वैल्यू क्या आती है? 1 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि शुरू में आपने जितने भी लिए थे मॉलिक्यूल्स वो डिसोसिएट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो 1 से तो ज़्यादा ही हो जाएंगे, 2 या 2 से ज़्यादा में टूट सकते हैं, राइट। तो डिसोसिएट कितने में हो रहे हैं? 1 से ज़्यादा में, इसलिए I ग्रेटर देन 1। अब ये जो प्रोसेस है ये हम इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं, पूरा कैसे आया वॉन्ट ऑफ फैक्टर सब कुछ, ठीक है, उसके अंदर हम डिटेल में करते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर दिस, I इज ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन, I इज लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन। यहाँ से इक्वेशन पुट अप हो सकता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो डिसोसिएट हो रहा है, KCl था, डिसोसिएट होके K और Cl में टूट गया, 1 मोल हमने लिया था अल्फा, अल्फा मोल उसके बन गए। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन का मतलब होता है, डिसोसिएशन का मतलब दैट
number of moles of dissociated part of the reactant per mole of the reactant, यानी कि dissociated part of the product that is formed from the 1 mole of the reactant. तो यहाँ पे 1 था, अल्फा अल्फा हो गया. आफ्टर टी टाइम अगर हमें ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे या इक्विलिब्रियम पे कितने मोल डिसोसिएट हो चुके हैं, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. टोटल कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा. तो I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा. ओके, तो दैट इज द theory here. Okay, so that's it. Thank you so much. And सॉल्यूशन चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. और अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत आती है तो वी कैन हैव अ डाउट क्लास फॉर दैट, राइट. और मुझे आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, हम क्लास में भी बातें कर सकते हैं इस बारे में. आप मुझे बस कमेंट में करके बता दो मैम ये क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको सॉल्यूशन वहाँ पे बता दूंगी. ठीक है, सॉल्यूशन में क्लास में डिस्कस कर लूँगी, आप बस मुझे क्वेश्चन चैट बॉक्स में बता दीजिए. ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे, टेक केयर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय.